इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इनिशियल फेज में क्या स्ट्रक्चर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो दैट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व जमा ली, तो उसका क्या प्रीवियसली उसका क्या स्ट्रक्चर था, प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या था। तो सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक वास्ट एम्पायर पोजेस कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, और ये बंगाल से शुरू होकर, बंगाल से लेकर मद्रास, बॉम्बे, ये सब में एक वास्ट एम्पायर क्रिएट कर लिया था। तो शुरू में ये शुरू में ज़रूरी नहीं समझा कि जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्टली अपने अंडर में ले लिया जाए, डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को उसी तरह से छोड़ दिया जिस तरह से पहले से चला आ रहा था। इसका काम, इसमें कोई चेंजेज इसमें नहीं बनाया। इसका काम क्या था कि लेकिन ये जो छोड़ते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन हैंड में छोड़ते हुए भी ये जो इसका जो व्यू था इंडियन एक्सप्लॉइटेशन का, वो नहीं भूला। इसका 3 व्यू था। सबसे पहले तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, दूसरे जो इसका इंडियन पोजीशन था, इंडियन टेरिटरी था, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, और थर्ड ब्रिटिश का इंडिया पर अपने होल्ड को मजबूत करना, मतलब कि स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। इंडिया पर जो ये होल्ड कर रहा था तो उसको मजबूत करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो था उसी तरह से डिवाइस किया गया कि ये तीनों एम को बेसिकली, जो स्वाभाविक है एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंट्री का रहेगा, वो कोई ना कोई व्यू लेकर चलेगा कि हमको करना है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है। तो यही इसका 3 व्यू था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यद्यपि कि ये छोड़ दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन हैंड में छोड़ दिया था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी था उसको इस तरह से डिवाइस किया कि इसका जो एम था वो बेसिकली फ्रक्टिफाई हो, फुलफिल हो। तो इन दिस में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पर ज़्यादा जोर दिया गया, इम्फेसिस दिया गया, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स हैम्पर नहीं करे। क्योंकि इसका बेसिक जो एम था वो चूँकि ये ट्रेडिंग कंपनी थी जो बाद में पॉलिटिकल कैरेक्टर ले ली थी, तो ये ट्रेड और कॉमर्स का बढ़ावा इसके लिए मेन मुद्दा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से डिवाइस किया कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो हैम्पर नहीं करे। सेकेंडली जो इसका जो टैक्सेशन, चूँकि ये जो टेरिटरी जो एक्वायर कर दिया था तो उस पर टैक्स लगाता था, तो वो आराम से उसका वसूली आराम से किया जाए, इसलिए तो ये 2 बेसिक पर्पस था। टैक्स आसानी से वसूल किया जाए, और ट्रेड और कॉमर्स हैम्पर नहीं हो। तो ये 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस तरह से डिवाइस किया ताकि ये दोनों जो एम है वो फुलफिल हो सके। उसके बाद जो रिसोर्सेज था इंडिया का, जो बाद में हम देखेंगे कि रिसोर्सेज में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे यहाँ का जो ट्रेड था, ट्रेड में वन साइडेड ट्रेड था, लॉप साइडेड ट्रेड था, और इलीगल ट्रेड था। तो इस तरह का बहुत सारी बातें थी जो बाद में हम देखेंगे कि उसमें भी इसका वो भी सही ढंग से
चलता रहे, मतलब कि लीगल एंड इलिसिट ट्रेड भी जो है वो चलता रहे, और ताकि ये अपने माल को सस्ते दामों में ये अपने माल को महंगे दामों में बेचे, और दूसरे के माल को, मतलब यहाँ के माल को सस्ते दामों में खरीदो। तो इस तरह का ये एम जो था ये फुलफिल कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इस तरह से डिवाइस किया गया। अब हम देखते हैं कि शुरू में तो ये अभी जस्ट हम कह चुके हैं कि शुरू में ये कोई इनोवेशन नहीं किया, लेकिन बाद में ये 1772 ईस्वी में जो ये एक तरह का ड्यूअल गवर्नमेंट एक तरह का कहा जा सकता है। ड्यूअल गवर्नमेंट इसीलिए कहा जा सकता है कि दो सेट ऑफ जो ऑफिशियल थे वो कार्यरत थे। एक सेट तो ऑफिशियल जो इंडियन जो था वो था, इंडियन कर्मचारी, इंडियन जो भी थे, मुंसिफ वगैरह, अमीन वगैरह ये सब, और सेकेंडली जो ऑफिसर्स जो थे इसमें जो इंग्लिश साइड के, तो इंग्लिश साइड के जो ऑफिसर्स थे उनके पास तो उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन पावर था, जबकि इंडियन ऑफिसर्स के पास पावर नहीं था और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट की, ये एक तरह का ड्यूअल गवर्नमेंट था। तो जो, लेकिन ये ड्यूअल गवर्नमेंट में जो ओवरऑल जो कंट्रोल जो रहता था वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के पास ही रहता था। 1772 में ये ड्यूअल गवर्नमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और लेकिन तो अब प्रॉब्लम राइज क्या गया कि ड्यूअल गवर्नमेंट को तो समाप्त कर दिया, और ये अपने अंतर्गत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ले लिया, चाहे वो इंडियन हो या, मतलब एक तरह का यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का इवॉल्व हुआ। तो प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम ये हुआ कि बेसिकली इट वाज अ कॉमर्शियल कंपनी विच हैज़ एक्वायर्ड टेरिटोरी, और दैट मीन्स कि इट हैज एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर। ये पॉलिटिकल अथॉरिटी एक तरह का बन गया था। तो ये कॉमर्शियल कंपनी कैसे पॉलिटिकली, मतलब ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में जितना भी जो प्रॉब्लम था वो उभर कर सामने आ गया। तो उभर कर सामने आ गया मीन्स कि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हाईली करप्ट था, इनएफिशिएंट था, और ये हमेशा फेवर करता था इंग्लिश को ही। तो इस तरह का तो सबसे पहले तो ये सिचुएशन आ गया। और दूसरा सिचुएशन ये था कि जो इंग्लिश कंपनी एक एक्सक्लूसिव कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक्सक्लूसिव कंपनी थी। इसमें जनरल जो ब्रिटिशर्स थे, कॉमनर्स थे, उनका इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। मीन्स कि अदर सेक्शंस ऑफ द पीपुल जो वहाँ के थे उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। ये क्लोज कॉरपोरेशन था, लेकिन इसका डिविडेंड इसका हाई था। जैसे कि ये 12.5%, बाद में तो और बढ़ा दिया, पहले 10% था, उसके बाद 12.5% इसके शेयर पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर पर डिविडेंड जो होता था, तो ये बहुत हाईली था। सेकेंडली कि जो प्राइवेट जो ट्रेड होता था तो इससे उसको बहुत बेनिफिट होता था, ये बेनिफिट मिलता था इंग्लिश ऑफिसर्स को। थर्डली कि ये ब्राइब्स और जो हमेशा पॉलिटिकल जो चेंजेज यहाँ पर होते रहता था, मीन्स कि जब ये पपेट क्रिएट करता था तो उससे ये लेता था ज़मींदार, और फिर ज़मींदारी जब बेचता था, ज़मींदारी जब क्रिएट किया तो उस समय भी इसके पास, मतलब इन बहुत सारे मेथड से इनके पास ये हाईली प्रॉफिटेबल था ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करना। ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए होल और ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करना ये हाईली प्रॉफिटेबल था। तो जो अदर सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी थे, जो पीपुल थे जो इंग्लैंड में, वो इससे जेलसी होने लगे, वे इससे जेलस होने लगे, और वे अपना हाथ, वे अपना पार्ट, वे अपना भाग इसमें
मीन्स कि वो अपना सहभागिता इसमें खोजने लगे कि हम भी ये हमको भी इस तरह का मौका दिया जाए। सबसे पहले तो ये था। तो इस तरह में इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी और अदर सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी जो वहाँ था, तो उससे इसका क्या रिलेशन रहता, उससे इसका क्या संबंध हो सकता था, ये एक मूट क्वेश्चन था उस समय। क्या उसका संबंध होने वाला था, ये एक मूट क्वेश्चन था जो उभर कर सामने आया। इसमें सबसे पहले तो लेकिन ये जो मूट क्वेश्चन था वहाँ के पार्टी पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री राइवलरी जो ब्रिटेन में है उससे रिलेटेड था, और पॉलिटिकल एम्बिशन जो इंग्लिश स्टेट्समैन के थे उससे भी ये रिलेटेड था। उसके बाद हुआ कि कॉमर्शियल ग्रीड ऑफ जो ब्रिटिश मर्चेंट थे तो उससे रिलेटेड था। मीन्स कि क्या इसका संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड अपने नेटिव नेशन के साथ कैसा संबंध होगा और क्या और किस पैटर्न पर ये संबंध बनेगा, इसका इसमें पार्टी और पार्लियामेंट्री राइवलरीज, पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इंग्लिश स्टेट्समैन और कॉमर्शियल ग्रीड ऑफ इंग्लिश मर्चेंट इसमें फैक्टर बना। और ये फैक्टर इसको मोल्ड करने में इसको बहुत हद तक इसको मोल्ड किया। बहुत हद तक क्या मोल्ड कर दिया, लास्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया। बाद में हम देखेंगे। तो जो रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो आ गया था, तो उस पर 10% का उस पर ये शेयर था। बाद में 12.5% शेयर हो गया, जो कि और दूसरा बात की लीगल अभी बोल चुके हैं कि लीगल ट्रेड के द्वारा और अनइक्वल ट्रेड के द्वारा एडवांटेजेज जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको ज़्यादा हुआ करता था। फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स चिप्स और ज़मींदार से, इंडियन चिप्स और ज़मींदार से लिया करता था। मीन्स की कंपनी का हाई डिविडेंड और यहाँ का जो रिसोर्सेज का जो प्रॉफिटेबलनेस था वो एग्जाइट किया जेलिसी ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी को। और मर्चेंट्स जो कि ईस्ट से आउट रखे गए थे वे ईस्ट से आउट रखे गए थे, वो डिमांड करने लगे कि हमारी भी सहभागिता इसमें हो। सेकेंडली जो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल रहा था, मर्केंटलिज्म अब दूसरे फेज में आ गया था, मैन्युफैक्चरिज्म के फेज में। तो जो मैन्युफैक्चरर्स लोग थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इसका माल खरीदना और माल बेचना यही इसका काम था, एक तरह का एजेंसी के रूप में। तो ये एजेंसी के रूप में भी ये मैन्युफैक्चर सब इसको रहने नहीं देना चाह रही थी। ये ओवरऑल जो नेचर ऑफ ट्रेड था, ट्रेड पैटर्न का जो नेचर था वही चेंज करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन फ़िलहाल उनको चांस नहीं मिल रहा था, जिसके कारण सबसे पहले सोचे कि सबसे पहले इसमें हम सहभागी के रूप में ही अपना अस्तित्व ढूंढें। तो ये राइजिंग जो और थर्डली क्या था कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इंटायरली करप्ट हो चुका था, जो कि वारन हेस्टिंग्स और क्लाइव को इंग्लैंड में ये जो इस सेक्शन के जो लोग थे, जो राइजिंग कॉमर्शियल क्लासेस थे और जो मैन्युफैक्चरर जो थे, वे नवाब के रूप में इसका खिल्ली उड़ाए। तो नवाब के रूप में खिल्ली उड़ाए तो ये एक फैक्टर एक नहीं था। बेसिकली जो एम जो था वो तो ये अपना वर्चस्व, ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को समाप्त करना था, जो जिसमें कि ये सब इसका जो डेफिशिएंसी था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सामने वो कार्यकारी सिद्ध हुआ। तो अब है कि और आगे मैनी जो मिनिस्टर थे और अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, वे भी जो बंगाल का एक्विजिशन हुआ वो भी बेनिफिट होना चाह रहे थे उससे। तो इस तरह से और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रिब्यूट पेड करने के लिए हमेशा प्रत्येक साल ट्रिब्यूट पेड करने के लिए कहती थी।
इसमें 4 लाख स्टर्लिंग पर ईयर है, 4 लाख स्टर्लिंग पर ईयर ये पे करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक्सक्लूसिव प्रिविलेज को बचाने के लिए। ईस्ट के साथ ट्रेड में अपने एक्सक्लूसिव प्रिविलेज को बचाने के लिए ये 4 लाख स्टर्लिंग प्रत्येक साल देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंग्लिश गवर्नमेंट को। उसके आगे फर्दर ये क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स और स्टेट्समैन थे तो ये सोचे कि ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि राइजिंग कंपनी है और बहुत ही इसके पास बहुत ही संपत्ति आ गई है, तो ये संपत्ति का अधिकार वहाँ के सीट हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट खरीदने में करते थे और ये अपना और वहाँ के पॉलिटिक्स को ये मिसयूज किया करते थे। तो इससे इंग्लिश स्टेट्समैन को ये हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली जो बेसिक जो ट्रेंड्स है लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिज्म का उसी को ख़त्म कर देगी, मतलब इंग्लिश सोसाइटी को डिबॉच कर देगी। तो एक खतरा एक तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर उनके सामने आया। तो ये इकॉनमिक के जो ये थे इकोनॉमिक्स जो थे वे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इसके में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सक्लूसिवनेस पर अपना कमेंट किए कि इस तरह की कंपनियां बहुत ही घातक होती है। ये फ्री उस समय फ्री मर्केंटलिज्म का युग था, तो इस तरह से इस तरह की फ्री मैन्युफैक्चरिंग कैपिटलिज्म का युग था। तो इस तरह से ये घातक सिद्ध हो सकते, इस तरह की कंपनियां घातक सिद्ध होती थी उस समय के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा जो बढ़ोतरी में। तो ये सारे फैक्टर्स उभर कर सामने आए जो कि डिसाइड करने वाले थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या संबंध होगा और ये धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब ही कंट्रोल कर ली पूर्ण रूपेण। और लास्टली जो इंडियन गवर्नमेंट था 1857 के बाद तक हो तो गया, बहुत पहले ही 1833 में ही फाइनली हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये समाप्त हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ट्रेड पर से अपना अधिकार ये समाप्त हो गया था, लेकिन 1857 के बाद फुल्ली हुआ। तो ये शुरू में प्रॉब्लम में राइज किया कि 10 लाख स्टर्लिंग घूस को कंपनी को लोन की ज़रूरत थी। और तो राइजिंग सेक्शन ऑफ तो ये गवर्नमेंट से अपना लोन मांगने में जो वहाँ का जो अथॉरिटीज़ था तो ये ओकेजन राइज कर गया। और जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जो इंग्लिश सोसाइटी के जो डिफरेंट जो सेक्शंस थे उसके पीपल राइज किए और कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य को जो ईस्ट के साथ ट्रेड का जो आधिपत्य है उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी सपोर्टर के पास भी सपोर्टर था और किंग जॉर्ज इसका पैटर्न हुआ करता था। तो इसलिए एक कंप्रोमाइज़ उभर कर सामने आया है। उस कंप्रोमाइज़ में हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बेसिक जो पॉलिसीज़ होता है कंपनी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का उसको मॉनिटर करेगी। बेसिक पॉलिसीज़ को कंपनी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करेगी और ब्रिटिश रूल जो कैरी किया जाएगा वो ब्रिटिश के अपर क्लास एज ए होल, ब्रिटिशर्स जो अपर क्लास थे एज ए होल उसके हित में ये कैरी किया जाएगा। और साथ में कंपनी अपना ईस्टर्न ट्रेड का पर मोनोपोली रखेगी या ऑफिशियल्स को ये अपॉइंट कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और साथ में लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिटेल्स ऑफ डे टू डे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंपनी के हाथ में भी छोड़ दी। तो मीन्स कि केवल पॉलिसीज़ पर ही अधिकार
रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी पर अधिकार रखना, ये इंग्लिश गवर्नमेंट एक तरह से स्थापित उस समय की। अब है कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री एक्ट, तो ये जो स्कीम था, ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा लगाया गया, जिसमें कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया, और उसका एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका एक्शन को सुपरवाइज करने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया। रेगुलेटिंग एक्ट ये जल्दी ही ब्रोक डाउन हो गया, मतलब कि ख़त्म हो गया, और ये कोई डिसाइसिव कंट्रोल कंपनी पर नहीं दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और दूसरी बात कि ये कंपनी और अदर सेक्शंस ऑफ जो ओपोनेंट्स जो इसके इंग्लैंड में थे, उनके बीच फाइनली टसल का फाइनली सेटलमेंट नहीं हुआ था। अपने एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन हाईली ऑपरेसिव करप्ट हुआ करता था, तो इस कारण से, और इकोनॉमिकली डिजास्टर्स हुआ करता था, तो ये भी मुद्दा एक तरह का रहा। मतलब कि अगेन फिर क्या हुआ कि 1784 में पीट इंडिया एक्ट को पारित करना पड़ा, और ये दूसरा एक्ट लाया गया, और जिससे कि गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका कंट्रोल सुप्रीम कंट्रोल कंपनी के अफेयर पर दे दिया गया। इंडिया में इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए 6 कमिश्नर्स को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, जिसमें कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि गाइड और कंट्रोल करना इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो वाज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 3 के अंतर्गत रख दी। एक्ट इंटायरली सुबॉर्डिनेट कर दिया ये मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी को इसके अंतर्गत, बंगाल के अंतर्गत, इन क्वेश्चन ऑफ वार पीस एंड इन क्वेश्चन ऑफ वार डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू। तो ये इस तरह का व्यवस्था लाया गया, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी को अभी का इंस्ट्रूमेंट हो गई थी, और इंडिया जो था, इंडिया वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द ब्रिटेन। लेकिन इंडिया कंपनी अपना मोनोपोली ईस्ट के साथ जो ट्रेड करने का था, वो अपना मोनोपोली बचा ली, और चाइनीज़ ट्रेड भी ये कर सकता था। इतना से सेटिस्फाई हो गया। अब है कि इसके डायरेक्टर जो थे, अभी भी ऑफिशियल्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, उसको अपॉइंट करने का अधिकार और उसको डिसमिस करने का अधिकार इंडिया में रखता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से उसके एजेंसी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंसी के द्वारा कैरी ऑन किया जाने लगा, मीन्स कि ये प्रावधान रहा। अब ये व्यवस्था 1857 तक चली घींच तीर के, इसमें कोई ख़ास चेंजेज नहीं हुआ। लेकिन 1786 में जो गवर्नर जनरल था, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओवररूल करने का अधिकार दे दिया गया, और इन मैटर ऑफ सेफ्टी, पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद है कि चार्टर एक्ट जो हुआ, जो 1813 का, वो कंपनी के मोनोपोली को इंड कर दिया इंडिया में। और ट्रेड जो है किस मामले में इंड किया, तो ट्रेड विथ चाइना के मामले में इंड किया। और ट्रेड विथ इंडिया जो है,
ये ट्रेड विथ इंडिया जो है वो ब्रिटिश के ऑल सब्जेक्ट के लिए ओपन कर दिया गया, लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अभी भी कंपनी के पास था। का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अभी भी कंपनी के पास था। गवर्नमेंट ऑफ और जो कि 1833 में चार्टर एक्ट जो 1833 हुआ उसमें गवर्नमेंट उसमें मोनोपोली कंपनी का टी और ट्रेड और टी का ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना ये दोनों को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से जो देखते हैं कि वेरियस लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्ट्रिक्ट डायरेक्शन में कैरी ऑन होता था। इस तरह हम देखते हैं कि वेरियस एक्ट जो था वो वेरियस एक्ट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को इंडियन गवर्नमेंट पर कंट्रोल को ख़त्म किया और लास्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार ले ली, इंडियन पोजीशन के एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार ले ली, और जो कि वहाँ के सारे सोसाइटी, चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो वहाँ के सारे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती थी, सारे पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती थी। तो इसलिए जो इंडियन जो रिसोर्सेज था वो इंटायरली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के फेवर में, ब्रिटिश सब्जेक्ट के एक्सप्लाइटेशन के फेवर में, ब्रिटिश सब्जेक्ट को एक्सप्लाइट करने का मौका दिया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।